अच्छा, एक न्यूज़ है जापान का, ठीक है? वो नाइकी बोलते हैं। वो ये न्यूज़ क्या है कि उसपे बहुत लोग बहुत मतलब सोशल मीडिया पे उसका मतलब बॉयकॉट करने का, उस कंपनी को बॉयकॉट करने का बात चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? तो एक 2 मिनट का वीडियो है जिसका टाइटल है द फ्यूचर इज़न्ट वेटिंग। तो ये इसमें है क्या, हम जस्ट तुम लोग पढ़ लेना, लेकिन हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या है ना कि इसमें 3 एथलीट्स, वुमेन एथलीट्स का अ, मतलब यंग वुमेन एथलीट्स के बारे में दिया हुआ है कि कैसे उन लोग रेसिज़्म और बुलिंग से, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मतलब जो जापान में लड़ के फिर उसके बाद कैसे उन लोग अपना जो लाइफ़ को जी, रियल वुमेन एथलीट्स के बारे में है। तो इसमें रेशियलिज़्म और ये दिखाया गया है कि अ, वहाँ पे कैसे ये लोग आगे बढ़ी। तो इसीलिए ये, जैसे ये 2 मिनट का वीडियो है, तो इसमें ये दिखा बोला जा रहा है कि ये बहुत मतलब जापान को मतलब रेसिज़्म बोला जा, मतलब रेसिस्ट बोला जा रहा है। ये सब को लेकर के ये उसको बॉयकॉट करने का बात है। तो ये तुम लोग पढ़ना। अच्छा, एक यहाँ पे वर्ड आया है ज़ाइनिची। तो ज़ाइनिची कौन है? तो जो लोग जापान में रहते हैं, बेसिकली वो कोरियन वाले लोग जो जापान में रहते हैं, जो जापान में जो लोग को रहते हैं, उन लोगों को ज़ाइनिची बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये है रोहिंग्या। अच्छा, बाकी लोग से थोड़ा क्वेश्चन भी पूछ लें। ये रोहिंग्या कौन से स्टेट के, कौन से स्टेट से भाग कर के आए हैं? हाँ, शिवम? अच्छा, शिवम तो चैट में कुछ करने वाले हैं। अच्छा, शिवम का तो वो चैट बॉक्स में हम बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, तूफ़ा बोलो। मैम ये म्यांमार से आए हैं? म्यांमार का कहाँ पे? वो नहीं याद है। राखीने शिवम का प्रोविंस। आंसर सही है, राखीने प्रोविंस, ठीक है? तो ये राखीने प्रोविंस से भाग के आए थे। ये बहुत पहले, हम लोग बहुत पहले से ये चला आ रहा है ये न्यूज़। तो अभी ये न्यूज़ ये है कि रोहिंग्यास को पहले ही ये न्यूज़ था, फिर से ये आ रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश उसको भाषांचार भाषांचार में वो लोगों को बसाने का काम कर रहा है। तो इसको लेके बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, वो और यूएन का बॉडीज़ है, वो उस बांग्लादेश का को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे बहुत मतलब रीज़न है। क्या रीज़न है? तो भाषांचार जो है ना, वो क्या है? वो एक्चुअली वो एल्यूवियल डिपॉज़िट से बना हुआ लैंड है। जहाँ पे वो जैसे बोलते हैं, चार का मतलब ही है, जैसे चार लैंड का मतलब ही लिटरेरी मीनिंग होता है शिफ्टिंग सिल्ट लैंड मास। तो ये क्या है? ये सेफ नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ये तो फ्लड जो एरिया है वो एरिया है, और फ्लड प्रोन भी है। और जो भी साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो एवरी ईयर वहाँ पे वो हिट करते हैं। फिर उसके बाद भाषांचार के बारे में ये भी बोल रहे हैं कि ये जो मैंग्रोव्स जो है, चारों तरफ मैंग्रोव से घिरा हुआ है, भले उसको स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे फ्लड प्रोन है, तो वो सेफ नहीं है। अब रोहिंग्या को लेकर के अब जो बांग्लादेश है वो क्या बोल रहा है कि हम तो उन लोगों को बसा रहे हैं। तो उन लोग पहले कहाँ पे, मतलब भाग करके जो आए, तो बांग्लादेश में कहाँ पे रह रहे थे? तो कुटुपलोंग, ठीक है? एक टेम्पोरेरी कैंप बना करके वहाँ पे रह रहे थे, जो कि कॉक्स बाज़ार के पास है। तो वहाँ से कुछ लोगों को, अच्छा, कुटुपलोंग क्या है? तो वो मतलब फॉरेस्ट एरिया टाइप का है। तो वहाँ से उन लोगों को, कुछ रोहिंग्यास को, अराउंड 1642 रोहिंग्यास है, उन लोगों को वो ही भसानचार में शिफ्ट किए हैं। तो बांग्लादेश ये बोल रहा है कि बांग्लादेश का कहना है
कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब गैदरिंग हो गया है, बहुत कंजेस्टेड हो गया है, तो इसीलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं। और वो भी बोल रहा है कि भासानचार में हर कुछ है, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, वहाँ पे हेलीपैड भी है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी है, वो रहने लायक उसको बना दिया गया है। और फिर मतलब जो वहाँ पे जो घर बनाए गए हैं वो ऊपर में रेड रूफ है, और वो 4 फीट ऊपर बनाए गए हैं ताकि फ्लड से वो लोगों को मतलब बचा जा सके। लेकिन बहुत सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग ये बोल रहे हैं कि जो आप ह्यूमन राइट्स मतलब बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो बोल रहा है कि भाषण 4 में वो हैबिटेशन मतलब अभी तक यूनाइटेड नेशन ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो सेफ है हैबिटेशन के लिए, तो कैसे वहाँ पे बसा रहा है? तो ये सब लेके ये सारा न्यूज़ है। और क्या है, तो अब म्यांमार का बात करते हैं। बांग्लादेश को तो क्रिटिसाइज़ कर ही रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जब सबसे ज़्यादा रोहिंग्या को भगाने के लिए सारा ज़िम्मेदारी तो किसका है? वो म्यांमार का है। तो म्यांमार क्या है, तो म्यांमार तो को बोला गया, पिछले साल ही न्यूज़ था कि म्यांमार ये बोला कि हाँ ठीक है, मतलब जैसे भी कि हाँ ठीक है, हम वापस ले लेंगे रोहिंग्यास को। लेकिन वो तो वापस लिया भी नहीं, और ऊपर से और आए जा रहे हैं वहाँ से रोहिंग्या लोग भाग-भाग के। तो अच्छा, वहाँ पे जो रोहिंग्या लोग का एक आर्मी था, उसका नाम क्या था? हाँ, शिवम? अच्छा, ये तो चैट बॉक्स में आएगा। हाँ, ये तो ठीक है, ये सब बहुत पहले का न्यूज़ है कि हाँ, वो ऑपरेशन इंसानियत हुआ, ये सब ठीक है। लेकिन ये अभी हम पूछ रहे हैं, हाँ, अराकान, ये अराकान सल्वेशन आर्मी है, ठीक है? इसका पूरा जो नाम है अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी। तो इसको वहाँ पे इस आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर चुका है म्यांमार। तो आईसीजे में भी ये बात गया, आईसीजे में भी वो याद करो, जो गाम्बिया था वो लेकर के गया था म्यांमार को आईसीजे में कि ये रोहिंग्यास के साथ मतलब बुरा हुआ है, और उन लोगों को जो माइनॉरिटी को वो हटाया गया है, मतलब जेनोसाइड है ये, क्राइम, इसको पनिशमेंट होना चाहिए। तो लेकिन ये सारा कुछ बात है। और एशियान जो ग्रुप है वो भी म्यांमार पे दे रहा है मतलब प्रेशर, लेकिन फिर भी म्यांमार पे कोई असर नहीं है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश कुछ तो कर रहा है एटलीस्ट, लेकिन बांग्लादेश पे भी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो बचा रहा हाँ शिवम, कुछ बोलना है क्या? हाँ, ये सब बात था कि उसका प्राइज़ भी छीन लिया गया, कनाडा गवर्नमेंट भी उससे प्राइज़ वापस ले ली। तो हाँ, वो ठीक है। तो ये अभी यही न्यूज़ था कि भसानचार पे वो याद रखोगे कहाँ पे वो उसको बसा रहे हैं बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश रोहिंग्यास को कहाँ पे बसा रहे हैं? तो भासानचार पे। तो भासानचार में कौन मतलब वो कौन-कौन सा रिवर? तो वो पद्मा एंड मेघना, ठीक है? वहाँ पे वो सिल्ट से वो लैंड मास बना हुआ है, जो कि जिसको चार लैंड का मतलब ही वही है। ठीक है, तो हम लोग का इंटरनेशनल खत्म हुआ, फॉरेन न्यूज़ अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ मतलब इसमें कोई डाउट है अभी जो बोले हम इसको लेकर के, रोहिंग्यास को लेकर के? हाँ, शिवम कुछ बोलना है? नो मैम। अच्छा, निमेश को भी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट है फॉरेन का। 1 मिनट हम शेयर कर रहे हैं।
अच्छा, ये फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल खत्म हुआ, फॉरेन अफेयर्स है। तो इसमें जो न्यूज़ है वो इज़राइल और भूटान का है। तो इज़राइल के साथ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा कंट्रीज़ कर रहा है। अभी रिसेंटली किसका हम लोग पीछे अभी न्यूज़ पढ़े? अ, किसका रिलेशन वो हुआ? हाँ, मीरा बोलो। ये मोरक्को वाला। हाँ, मोरक्को। अभी भूटान भी उसके साथ डिप्लोमैटिक टाइज़ एस्टेब्लिश किया है। इसमें क्या है कि भूटान फॉर्मली और भूटान का ये बताया गया है, भूटान का न्यूज़ है कि भूटान कोई भी यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर से किसी भी मेंबर से उसका टाइज़ नहीं है अभी तक। और वो उसका डिप्लोमैटिक टाइज़ अभी तक जस्ट 54 कंट्रीज़ और ईयू के साथ है। तो ये भूटानीज़ एम्बेसडर मेजर जनरल वेत्सप नामग्याल और इज़राइली एम्बेसडर रॉन मलिका, ये दोनों अपने रिलेशंस को ठीक मतलब एस्टैब्लिश करने के लिए बातचीत किए हैं, मतलब बातचीत किए हैं। और दोनों का मतलब जैसे जो बातचीत एग्रीमेंट हुआ, लेकिन दोनों का क्या है, एम्बेसीज़ वो लोग नहीं बनाएँगे। मतलब कि थिम्पू में इज़राइल का एम्बेसी नहीं बनेगा और तेल अवीव में भूटान का एम्बेसी नहीं बनेगा। ये लोग दोनों जो कोऑर्डिनेट करेंगे वो दिल्ली के थ्रू, मिशंस इन दिल्ली उसके थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है? बाकी तुम लोग पढ़ लेना। अच्छा, फ्रेंड एंड नेबर। तो फ्रेंड एंड नेबर का न्यूज़ है, तो हम लोग का सबसे करीबी नेबर अभी कौन दिख रहा है? कोई गेस करेगा? मतलब अच्छा, किसी का हाथ नहीं उठा हुआ है। अच्छा, हाँ, शिवम, करीबी नेबर? हम वेट कर रहे हैं वो मैसेज का। शिवम, भूटान। भूटान तो है ही, लेकिन और जो करीबी नेबर है जो जिसके साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशंस है। हाँ, निमेश? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो हाँ, भूटान तो है ही, लेकिन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ अभी कुछ चीज़ों को लेकर के उन लोगों के बांग्लादेश से हम लोग का रिलेशन थोड़ा खराब हो गया था। शिवम का हाथ सिर्फ उठा है। हाँ, हो रहा है, मतलब हो गया था, अभी फिर देख रहे हैं कि धीरे-धीरे वो ठीक हो रहा है। चेकबुक डिप्लोमेसी। चेकबुक डिप्लोमेसी उसको क्लेरिफाई करो। हम लोग बढ़े हैं, क्यों रिलेशन खराब हो रहा है? मतलब क्यों रिलेशन खराब हुआ था? बहुत रीसेंट है जो इंडिया में भी बहुत हुआ था। तुम लोग गेस कर सकते हो। तो शिवम का ही हाथ उठे जा रहा है। ये तो चाइना दे रहा है पैसा, तो इस ये तो मतलब हम लोग इंडिया मतलब इंडिया उससे नाराज होगा, लेकिन बांग्लादेश हम लोग से किस लिए नाराज है? नहीं, एयरपोर्ट नहीं है। जो बन रहा है। याद करो, ये हम लोग का सीएए को लेके नाराज था ना बांग्लादेश? नहीं था? क्यों था सीएए से नाराज? क्योंकि हम लोग का सीएए में क्या लिखा हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन जो सताए हुए हैं वो अगर आते हैं तो हम लोग उनको मतलब शरण देंगे, मतलब इस टाइप का बात था। तो बांग्लादेश नाराज नहीं होगा कि हम लोग पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग हिंदूज को प्रताड़ित करते हैं। तो इसको लेके वो थोड़ा-सा नाराज़ था, ठीक है? बाकी तो वो डिप्लोमेसी ठीक है कि हाँ, चाइना उसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, तो ख़ैर वो हम लोग का मतलब हम लोग के वीकनेस के कारण वो देखा जा रहा है कि वो चाइना उसमें ज़्यादा ये हो रहा है।
अच्छा, अभी जो न्यूज़ है, अभी है फ्रेंड एंड नेबर, तो अभी का न्यूज़। हाँ, शिवम कुछ और बोलना है? ठीक है, मैसेज में लिख दो, हम फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश शेख हसीना दोनों का वर्चुअल समिट हुआ, जिसमें कि मतलब जो भी इश्यूज थे, जैसे कि कोविड-19 से कैसे लड़ना है, फिर इंडिया बांग्लादेश का जो भी रिसेंट चैलेंजेस है उससे कैसे वो ये है। और मोदी बांग्लादेश को बोले हैं कि ये हम लोग का नेबरहुड का मेजर पिलर है। और बांग्लादेश क्या है ना कि अच्छा, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? किसी को आइडिया है? हम हैंड रेज़ करने का इंतज़ार कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश। डेट याद नहीं है। अच्छा, मंथ याद है अनिमेश? मंथ नहीं, शायद विजय दिवस है उस दिन, इतना याद है। अच्छा, विजय दिवस कब है वही बता दो। नहीं याद है। अच्छा, शिवम का हाथ नीचे हो गया। ये 26 मार्च को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है? 1971 26 मार्च को वो डिक्लेयर कर दिए थे कि वो इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे और 26 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो ये गोल्डन जुबली है, जिसमें कि वो शेख हसीना 50th एनिवर्सरी पे वो इंडिया को इनवाइट की है। तो इस ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, बोला जा रहा है कि अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, जो भी रिलेशनशिप जो कि थोड़ा खराब हो रहा था, वो अब ठीक करने का अच्छा मौका है। क्योंकि जो भी इंडियन बॉर्डर्स पे बहुत कुछ हुआ, मतलब इवन याद करो कि वहाँ पे कुछ लोगों का मतलब कुछ बांग्लादेशीज़, करीब 25 बांग्लादेशीज़ को मार भी दिया गया था, मतलब बॉर्डर पे इंडियन फ़ोर्सेस जो मार दी थी। फिर उसके बाद तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, हाँ, उसको लेकर जो अनरिज़ॉल्व्ड है, जिसमें था कि वो ममता बनर्जी अड़ गई थी कि नहीं, पहले तो था कि हाँ, वो तीस्ता वाटर एग्रीमेंट करेगी, लेकिन वो फिर वो भी अनरिज़ॉल्व्ड ही रह गया। फिर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके चलते और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स, जिसके कारण क्या हुआ कि शेख हसीना ये बोली थी कि ये बहुत अननेसेसरी, और वो इंडिया का नेगेटिव इंप्रेशन उन लोगों पे पड़ा था, ठीक है? तो ये सब के बावजूद अगर वो मैम, हाँ, बोलो। विजय दिवस तो पार हो गया, अब बोल विजय रहे हैं दिवस 26 नहीं है, मार्च। इंडिपेंडेंस डे उन लोग डिक्लेयर कर दिए थे। 26 मार्च, ये हम आएँगे, इसमें अभी है न्यूज़। 26 मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान वो डिक्लेयर कर दिए कि ये हम मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे है। मतलब ये इस दिन हम बांग्लादेश को मतलब आज़ाद घोषित करते हैं। तो उस दिन को ही ये लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है? ओके। विजय दिवस तो उस दिन जीते थे वो मिलिट्री वो सारा से, तो इसीलिए वो विजय दिवस है। लेकिन इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो फिर से हम वो वापस आएँ, तो ये क्या है, शेख हसीना वही वो बोली थी कि ये बहुत अननेसेसरी एक्ट है, वो एनसीआर और वो सीएए। तो ये सब के बावजूद हम लोग का अभी क्या है, गोल्डन जुबली में जब बुला रही है, तो फिर अच्छा रिलेशंस, मतलब ऑल वेदर फ्रेंडशिप वाला रिलेशन फिर से हो सकता है। इतना क्राइसिस, मतलब बांग्लादेश में देखा जाए तो शेख हसीना का जो अवामी लीग है, शेख हसीना का पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। तो वो उसको भी क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि उस मतलब इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि वो बोला जाता है कि इतना अच्छा फ्रेंडशिप है इंडिया के साथ, लेकिन जो भी जैसे वाटर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व कर पा रही है। इवन इस तरह का जो सीएए पास हुआ, तो इसमें भी अ, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो सब वो हैंडल करके भी मतलब इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन वो कायम करने में सफल है। अभी भी मतलब वहाँ का क्रिटिसिज़्म भी झेल करके। अच्छा, ये जो तुम बोले कि विक्ट्री डे मतलब वो विजय दिवस, वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? तो
और इसमें बहुत सारा न्यूज़ है कि मुजिबुर रहमान जिनको बंगबंधु भी बोला जाता है, वो अच्छा और क्या? मतलब वहाँ का जो और भी हम बता रहे हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में हम बोले क्रिटिसिज़्म उसको लेके हो रहा है और किस लिए हो रहा है कि यहाँ पे हाल ही में एक ग्रुप है इस्लामिस्ट ग्रुप, हिफाज़त-ए-इस्लाम, ठीक है? तो वो क्या किया था कि वो शेख हसीना का अपोज़िशन में प्रदर्शन किया था। तो क्यों? शेख हसीना बोली कि जो मुजिबुर रहमान का मूर्ति बनवाएँगे, ठीक है? और ये अगर पता हो तो इस्लाम में तो मूर्ति मतलब अलाउड नहीं है। तो फिर उसके बाद लेकिन वो अड़ी हुई है कि हाँ, नहीं हम बनवाएँगे, तो इसको लेके न्यूज़ है। और क्या है? तो इंडिया और बांग्लादेश का कुछ-कुछ उन लोग रेल लिंक लॉन्च कर रहे हैं, जो कि चिल्हाती और हल्दीबारी से है, हल्दीबारी वेस्ट बंगाल में। तो इससे क्या होगा कि दोनों का रिलेशंस अच्छा होगा। और क्या है तो एक यहाँ पे बायोपिक बन रहा है बंगबंधु पे, जिसका डायरेक्टर है श्याम बेनेगल, जो कि जनवरी 2021 में वो होगा, बायोपिक बनेगा, ठीक है? जो बंगबंधु पे बनेगा, ठीक है? और क्या है तो एक मुजीब नगर है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का नादिया में, उसका नाम चेंज करके स्वाधीनता सड़क हो जाएगा। तो स्वाधीनता सड़क का मतलब कोई बताएगा हमको? ये बंगाली टर्म है साधुनीता सड़क। सड़क तो समझ में आ गया, सड़क को बोलते हैं, स्वाधीनता मतलब? अच्छा शिवम को ही पता है। हाँ, शिवम लिख दो। अच्छा ईट मैसेजेस है। विजय दिवस इंडिपेंडेंस डे 6 दिन है ना। हाँ, वही स्वाधीनता जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, उसको बंगाली में स्वाधीनता बोलते हैं, ठीक है? वही है। और क्या है, और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स इन लोग दोनों कर रहे हैं। अच्छा ये जो नादिया मुजीब नगर जो है ना, यहाँ पे जब मुजीबुर रहमान भाग करके जब आए थे 1971 में इंडिया में, तो उसका नाम है मुजीब नगर, उसी को मतलब नेम चेंज किया जा रहा है। और भी 7 एग्रीमेंट्स है, ये तुम लोग पढ़ लेना, बहुत सारा है, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एलिफेंट कंजर्वेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये सब तुम लोग पढ़ लेना। आगे कल्चर एंड पीस। तो कल्चर एंड पीस का अच्छा न्यूज़ है। यूएन जनरल असेंबली में ना एक है यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है? वहाँ पे एक रेज़ोल्यूशन है, फिर से हम बोल रहे हैं, यूएन जनरल असेंबली में एक डिस्कशन हो रहा है एक रेज़ोल्यूशन पे, किसका है? जो यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन पे है। तो वो रेज़ोल्यूशन क्या है? कल्चर ऑफ पीस। तो इसमें ना इंडिया ना बहुत स्ट्रांगली, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है और बोला है कि जो ये वर्ल्ड बॉडी है, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये मतलब सिलेक्टिविटी पे काम करता है। तो सिलेक्टिविटी पे क्या? तो ये बोला है, मतलब आरोप लगाया है, मतलब इंडिया का स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है, कल्चर ऑफ पीस, तो ये हमेशा क्या करता है? अब्राहमिक रिलीजन को मतलब प्रोटेक्ट करता है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और अदर जो रिलीजन्स हैं, उन लोगों पे मतलब उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता है। जबकि रिपीटेडली देखा गया है कि उन लोगों पे भी उतना ही हेट्रेड और प्रताड़ना जो भी हुआ है अलग-अलग कंट्रीज़ में, लेकिन फिर भी उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो वही वो बोला है कि 2006 से रिपीटेडली यही वो लोग बोलते आया है, इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया, एंटीसेमिटिज्म, लेकिन अदर रिलीजन को मतलब उन लोगों के अटैक को कुछ भी नहीं किए बोला है, मतलब कभी कंडेम भी नहीं किया है, कभी निंदा भी नहीं किया है। तो क्यों? जैसे हिंदूज़ पे, सिख पे, बुद्धिस्ट पे, जो कि कंटिन्यूअस टेरर अटैक उन लोगों पे होता है। अफ़गानिस्तान पे भी हुआ, पाकिस्तान में भी उन लोगों का जो श्राइन्स है, उन लोगों को तोड़ दिया गया। इवन ये देखोगे तो हिंदूज़ पे भी हुआ है, सिख पे भी हुआ है।
तो इसको लेके बहुत बुरी तरह से वो इंडिया क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब अपना बात रखा है और बहुत स्ट्रांगली। और इंडिया मतलब ये भी बोला है कि जैसे पाकिस्तान में जो करतारपुर गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको अपने मैनेजमेंट के अंदर में ले ली है, जबकि वो सिख श्राइन है, तो उन का मैनेजमेंट के अंदर रहना चाहिए। तो ये वायलेशन है उन सिख बिलीव का, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने अंदर ले ली है। तो इसीलिए वो फिर मतलब बोला है कि ये जो यूएन बॉडी या फिर जो वर्ल्ड बॉडी है, ये सब को सेलेक्ट मतलब इन लोगों को नज़रअंदाज कर दे रही है। तो ये सेलेक्टिविटी दिखाया है कि ये कुछ ही धर्मों के लिए सेलेक्टिव है, बाकी उन लोग को छोड़ दी है। तो ये मतलब ये फिर उसके बारे में अब जो यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2005 में अ, उसको सेटअप किया गया था। तो किस लिए सेटअप किया था ताकि सोसाइटीज़ और कल्चर के बीच में जो डिफरेंसेस है, उसको ठीक कर सके और जो पोलराइज़ेशन है उसको कम कर सके। लेकिन वो कर क्या रही है? वो नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? जस्ट जो सिविलाइजेशंस के बीच में जो क्लैश है उसको मतलब उसको देख रही है, उसके ऊपर थ्योरी दे रही है, ठीक है? तो यूएन में ये बात बहुत स्ट्रांगली इंडिया उठाया है। तो इंडिया का और भी जो यूएन लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं मतलब ह्यूमन राइट्स वाले लोग और बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है, इंडिया का ये बात तो ठीक है कि हाँ, ये बात बोला है, बहुत ये सही। लेकिन ये भी बात है कि यूएन इंडिया अपने ये इस बात को स्ट्रांगली अगर बोला है, तो उसको अपने भी देखना है कि वो वैसा कोई कदम ना उठाए, जिससे कि कारण क्या हो गया कि उसका बात का वज़न कम हो जाए। जैसे क्या? जैसे वो सीएए निकाला, तो सीएए में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को अलग कर दिया, मतलब मतलब उस एक्ट से निकाल दिया। तो इसीलिए अपना जो बात है, अगर हम स्ट्रांगली तभी रख पाएँगे जब हम अपने वैसा कुछ गलती ना करें। तो इसी को लेके ये पूरा आर्टिकल है, ये पढ़ना अच्छा आर्टिकल है। और फिर वही पाकिस्तान में क्या-क्या कर रहा है और फिर मतलब अगर हम बुरे नहीं हैं, ठीक है? तो ही हम किसी और को बुरा बोल सकते हैं, बोलने का मतलब ये है, ठीक है? तो ये था फॉरेन न्यूज़, ये अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना जिसमें कि इंडिया का कुछ-कुछ बात वो पता चलेगा। अच्छा, आगे। हाँ, शिवम कुछ बोलना है? अच्छा, हाथ ऊपर ही है। किसी को कोई डाउट है क्या इतना ये वाले आर्टिकल में? क्लास का दम। नहीं, अभी और है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी। अभी अब नेशनल न्यूज़ में आ जाएँगे। फॉरेन का ये खत्म हुआ, इंटरनेशनल का खत्म किए, फॉरेन खत्म किए, अब है नेशनल न्यूज़। अभी क्लास बचा हुआ है, अभी तो बहुत सारा न्यूज़ है। अच्छा, हम शेयर कर रहे हैं पहले। अच्छा यूएन ये बोला है, ठीक है कि अच्छा शीट सबको दिख रहा है ना? यस मैम। हुँ। तो यूएन ये बोला है कि पीपल हैव द राइट टू डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली। तो ये किसके लिए आया है? तो ये जो कमेंट आया है ये जो फार्मर्स के सपोर्ट में आया है। तो फार्मर्स का हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि फार्मर्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब उन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसी को लेकर के यूएन बोला है कि उन लोगों का मतलब पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट करने का उन लोगों का राइट है और उन लोग कर सकते हैं। ये बाकी तुम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तुम लोग पढ़ लेना। अच्छा, लॉ एंड डिसऑर्डर, ये न्यूज़ थोड़ा-सा अलग ही है। इसमें ये बोला है ना कि इंडिया में एक सिस्टम है जिसमें की है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एड प्रोग्राम, ठीक है? मतलब इसमें क्या है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो इसके तहत क्या है कि
इस लॉ के तहत कि ऑल वुमेन, जो भी उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस हो, भले वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उन लोगों को फ्री लीगल एड मिलने का अधिकार है। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को और इवन चिल्ड्रन को भी फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। मतलब कि मतलब सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को ये देखा गया है कि उन लोगों को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए और उस रिजीम में उन लोग आते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जो लॉ है ये बोलते हैं कि ये एक डेड लेटर है। ठीक है, क्यों डेड लेटर है? क्योंकि वैसा मतलब कोई भी गवर्नमेंट इसका कोई भी काम इसके फेवर में नहीं की है, ठीक है? और कोई भी जैसे वेल ट्रेन्ड और रीज़नेबली पेड एडवोकेट नहीं प्रोवाइड की है, जो कि मतलब फ्री लीगल एड दे सके। तो वही कंपैरिज़न किया गया है कि यूके में अलग से फंड है, इंडिपेंडेंट सॉलिसिटर ऑफिसेज़ है, जो कि लीगल फ्री एड देते हैं। लेकिन इंडिया में वैसा कुछ नहीं है, इंडिया में जस्ट एक रूल है और वही है। फिर उसके बाद इंडिया में और क्या प्रॉब्लम है? तो इंडिया में है पुअर जज पॉपुलेशन रेशियो। कंपेयर किया गया है यूएस में जो जज और पॉपुलेशन है तो का रेशियो जो है 100 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन यूएस में है। कनाडा में भी अच्छा है, कनाडा में भी 75 है पर मिलियन, यूके में भी 50 है, लेकिन इंडिया में क्या है 19 जजेस पर मिलियन। तो ये बोल और ऊपर से 1/4 हमेशा वेकेंट ही रहता है। तो ये सब जो इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है जस्टिस सिस्टम का, तो इसका इनएडिक्वेसी दिखा रहा है। और क्या है तो एक बार ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का है, सुप्रीम कोर्ट ये मतलब डायरेक्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जजेस का पॉपुलेशन एटलीस्ट 50 पर मिलियन होना चाहिए विद इन 5 इयर्स, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद इंडिया में और क्या है कि एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है? भले वो अलग से स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमेशा ये इंडियन कोर्ट ये बोली है कि एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। तो ये क्या है अ, मतलब ये अभी भी जस्ट नाम पे है, ठीक है? वो उसका कोई भी हम लोग को इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। ये सब है और ये फिर आगे पढ़ लेना कि कब-कब, क्या-क्या केसेज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो वही जस्टिस सिस्टम का दिया हुआ है और फिर इसमें और भी बहुत सारा बात बोला हुआ है कि अगर हाँ, जैसे कि अगर जस्टिस देना है, तो जस्टिस में ये भी है कि उसमें एडजुडिकेटरी मैकेनिज़्म देखना है। तो मतलब एडजुडिकेशन किसका है? जैसे कि किसके मतलब अधिकार क्षेत्र में ये आता है। तो ये सब भी जस्टिस सिस्टम में ये सब भी सुधारने का ज़रूरत है। तो ये पढ़ना आर्टिकल, बाकी सब समझ में आ जाएगा। आगे। अच्छा ये भी एक अलग ही अनोखा ही न्यूज़ है। अच्छा, पहले से थोड़ा पहले क्वेश्चन पूछ लें, थोड़ा-सा वो रिफ्रेश भी हो जाएगा। इमरजेंसी कब लगा था? शिवम ही पढ़ के आया है या आई है, पता नहीं, शिवम से तो पता नहीं चल रहा है कि बॉय है या शिवम, मावी। बाकी कोई भी नहीं? ओनली शिवम? अच्छा, मीरा भी है। हाँ, मीरा बोलो। 3 बार लगा। 3 बार इमरजेंसी हम लोग अच्छा, ये तो जैसे बोलेंगे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? वो वॉर वाला टाइम छोड़ दो, ठीक है? वो फिर कब लगा? अच्छा, शिवम ही है। देखते हैं शिवम का चैट में तो कुछ लिखा ही होगा। हाँ, 1975, ठीक है। हाँ, आकांक्षा। आकांक्षा कुछ बोल रही हो? हाँ मैम, 1975।
हाँ, उसमें ये बता दो, ये सब सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। ये बताओ कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? शिवम का ही हाथ उठ रहा है। हाँ, बोलो, चैट में लिख दो, हम पढ़ लेंगे। कौन थे प्रेसिडेंट? फखरुद्दीन अली। ठीक है, ये सब याद रखोगे। अच्छा ठीक है, इसका न्यूज़ जो है वो बता देते हैं। ये क्या हुआ कि ये हम लोग को पता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो ये जो इशू आया है, 94 इयर्स ओल्ड जो एक वीरा सरीन है, वो कंपनसेशन मांग रही है। तो वीरा सरीन कंपनसेशन मांग रही है क्योंकि उसको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ गुजरना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ, तो इसीलिए उसको कंपनसेशन चाहिए। तो हुआ क्या? तो इसमें तो पहले तो 3 जजेस बेंच वो मतलब लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी लिया कि इस तरह का केस, ठीक है। लेकिन वो बोले कि अ मतलब जो उसके लॉयर थे वो बोले कि अगर हिस्ट्री को करेक्ट नहीं किया जाएगा तो हिस्ट्री रिपीट करेगा। जो हरीश साल्वे उसके जो एडवोकेट है सरीन के, वो बोले। अच्छा, अब क्या है, इमरजेंसी के बारे में है, तो 12 जून 1975 में लगा था। तो क्यों लगा था उसका एक हिस्ट्री है कि क्योंकि वो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उसको वॉइड कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद ये सब डिटेल तुम लोग पढ़ लेना, पॉलिटी में भी पढ़े हो तो, मतलब उसमें हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ये याद रखोगे कि प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली थे, अहमद थे, और आर्टिकल 352 के तहत ये नेशनल इमरजेंसी लगा था, और ऑफिशियल गैजेट 26 जून 1975, ये सब डिटेल है। अच्छा ये अच्छा, और भी है। जो इमरजेंसी हुआ, तो इमरजेंसी के दौरान फिर क्या-क्या हुआ, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। फिर उसके बाद जिसको रिवर्ट किया गया, कुछ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत। तो इसमें ना ये पूरा आर्टिकल में ये दिया हुआ, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था, 39th में क्या था, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा थोड़ा बोल ही देते हैं। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि गांधी का जो गांधी जो इंदिरा गांधी थी वो बोली कि जो प्रेसिडेंट का जो पावर है वो जुडिशियल रिव्यू, मतलब उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। और अगर ऑर्डिनेंस कोई प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू करे, तो इवन वो फंडामेंटल राइट्स को भी अगर छीनता हो, तो भी मतलब वो छीन सकता है। इस तरह से था। 39 में था कि इलाहाबाद कोर्ट का जो रूलिंग था कि जो गांधी का इलेक्शन जो नलीफाई किया था, तो अमेंडमेंट ये था कि जो इलेक्शन, मतलब डिस्प्यूट टू द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और इसका जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप से बाहर रखा जाए, ये 39th अमेंडमेंट था। फिर 40th अमेंडमेंट था जिसमें कि कुछ लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, जो कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप से बाहर कर दिया गया था। फिर 41st अमेंडमेंट था जिसमें कि कुछ भी हो, कुछ भी हो पहले या फिर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर, उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता है। ये 41st अमेंडमेंट था। 42nd में तो हम लोग जानते ही हैं, पार्लियामेंट का पावर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया था, और इवन ये भी था कि वो फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड कर सकती है। तो ये सारा अमेंडमेंट किया गया, लेकिन 44th अमेंडमेंट से बहुत सारा जो अमेंडमेंट्स था उसको विथड्रॉ कर लिया गया। ये डिटेल लेकिन पढ़ लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अब ये जो सरीन का जो केस है, इसका स्टोरी हम बता दे रहे हैं। स्टोरी क्या था? हम छोटा में स्टोरी सिर्फ बता रहे हैं कि सरीन जो है, इसके जो हस्बैंड का था, क्या था, इसके हस्बैंड का एक ज्वेलरी जेम मतलब शॉप था, ज्वेलरी और जेम्स का शॉप था, गोल्ड ज्वेलरीज, और उसमें जैसे कीमती पत्थरों का एक शॉप था, और बहुत फेमस था, बहुत बड़े-बड़े कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, जो कि वर्ल्ड फेमस क्लाइंट्स भी उसके पास आते थे। तो फिर क्या हुआ, जो कि उसका कनॉट प्लेस में भी था, दिल्ली में भी था, उसका वर्कशॉप था। तो जब इमरजेंसी लगा तो एक तो उसका पूरा वो दुकान-वुकान सब सीज़ कर लिया गया, इवन वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थे वो भी सीज़ कर लिए गए। और ये जो सरीन जो ये उसके जो हस्बैंड थे वो तो छोड़ के भाग गए, मतलब वो उनको भागना पड़ा शायद। तो फिर लेकिन जो अ जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो सीज़ कर ही लिए गए, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी था, उसको लेकर के ये लोग घर में थे, लेकिन फिर क्या होता था कि ये जैसे ही घर में रहती थी तो जो ऑफ़िसर्स पुलिस ऑफ़िसर्स या उन लोग आते थे घर में, तो इन लोगों को छोड़ने के बदले कि हाँ ठीक है छोड़ दे रहे हैं, छोड़ने के बदले क्या किया करते थे कि इन लोगों को वो ज्वेलरीज़ देना पड़ता था। जेम्स एंड ज्वेलरीज़ दे करके ये लोग छूटते थे। तो धीरे-धीरे करके इन लोगों का सारा कुछ इस तरह से चला गया। तो इसी को लेकर के वो मतलब ये केस की है। वैसे जो इसके हस्बैंड थे उस पे उन लोग स्मगलर और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स के तहत केस चलाया था। जिसको कि अभी दिल्ली जो हाई कोर्ट है, वो उसको खत्म मतलब खारिज कर दी है, लेकिन फिर कंपनसेशन देने का भी बात की है। लेकिन ये जो बोल रही है, सरीन जो बोल रही है, ये बोल रही है कि नहीं ठीक है, वो उसको तो कंपनसेशन देंगे, और वो जो जगह को सीज़ किए थे उसका रेंट मंथली वाइज़ रेंट जोड़ करके देने का बात की है। लेकिन ये बोली कि ये जो ट्रॉमा से हम लोग गुज़रे हैं, और इस तरह से जो हम लोग का प्रॉपर्टी धीरे-धीरे करके साइकोलॉजिकल जो हम लोग फेस किए हैं, इस जो एट्रोसिटीज़ जो फेस किए, मेरे हस्बैंड को जो हम लोग को छोड़ के भागना पड़ा, वो ये सब का कंपनसेशन भी हमको चाहिए। तो अब आगे देखते हैं क्या इसका आता है, ठीक है? तो यही था न्यूज़। ठीक है, पढ़ना वो अलग सा ही न्यूज़ है कि इस तरह का भी चीज़ हुआ था इमरजेंसी के दौरान। आगे, एक है डोंट पेस्ट क्वारंटाइन पोस्टर, सुप्रीम कोर्ट ये बोली है। तो ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर कोविड-19 पेशेंट है, तो वहाँ पे अगर उसके घर के आगे क्वारंटाइन्ड ऐसा पोस्टर लगा दिया जाए, तो उसका एक तो प्राइवेसी, बीमार पड़ने का जो प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी उसका मतलब पेशेंट है, उसका एक प्राइवेसी है, उसका वायलेशन हो रहा है उसका फंडामेंटल राइट का। तो इसीलिए वो बोला गया कि जो भी है उन लोगों को वैसा पोस्टर नहीं लगाना है। बस ऐसा ही यही न्यूज़ है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सीआईसी एक ऑर्डर निकाला, सीआईसी चीफ इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक ऑर्डर निकाला था एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए, कि आरटीआई के तहत कि वो डिटेल दे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो उनके साथ जो फॉरेन विजिट किए हैं, तो उसका सारा डिटेल हम लोग को देना है। तो इस पे जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, वो स्टे लगा दी है कि सीआईसी जो ये माँगा है, ये मतलब इस पे स्टे लगाया हुआ है। तो ये क्या है, मतलब हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि ये जो इंडिया का इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है, उस पे थ्रेट है, तो इसीलिए ये देने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट बोली है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके, ये जो न्यूज़ है। अच्छा, 1 सेकंड। अच्छा, नो क्वेश्चन ऑफ कोअर्सन इन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट टू एससी। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोली है? गवर्नमेंट ये बोली है कि जो फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, 1 सेकंड।
तो फैमिली प्लानिंग को लेकर के ये बोला गया है कि जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स है जो कंट्री का, ये सुप्रीम कोर्ट पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बोली है कि अच्छा, इससे पहले थोड़ा-सा बात कर लें। तो जो नरेंद्र मोदी है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये अपना बहुत सारे स्पीच में पहले ही बोले थे कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करेंगे और ये सब। तो ये भी बात ये आ रहा है कि ये जो अभी जो हम लोग का पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हम लोग का जो सब्सटेंशियली हम लोग का जो फर्टिलिटी रेट है वो पहले से घटा है। पहले 2000 में 3.2 था और जबकि अभी 2.2 हो गया है। तो इसीलिए वो बोला है कि फर्टिलिटी रेट घटा है और इससे हम लोग का जो डेमोग्राफी डिविडेंड है वो डिस्टॉर्ट होगा। तो उसको लेके ये न्यूज़ है। बहुत सारा प्रोग्राम्स जो चल रहा था कि हाँ, मतलब बात चल रहा था कि हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो ये इसी को बात है। तो गवर्नमेंट ये बोली है कि ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल का तो बात बोले, लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये वॉलंटरी है, मतलब लोगों पे वॉलंटरी है। तो इसको लेके ही न्यूज़ है, ये तुम लोग पढ़ लेना। तो आज का ये खत्म हुआ सारा न्यूज़। तो इसमें इतना दूर में किसी को कोई डाउट है? आज का सारा न्यूज़ खत्म, मतलब नेशनल का भी। तो अगर किसी को डाउट है तो फिर बताओ। कोई भी?